मैं प्रकाश पारे साहब सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं, आप सबसे वरिष्ठ हम लोगों में, और महाराष्ट्र इस बार जो मैंने जितने लोगों से बात की है उनमें से ज्यादातर लोग हमारे और आपके कॉमन नहीं जानने वाले हैं। मेरे ख्याल में एक आध लोग होंगे तो होंगे। इनवेरिएबली सबका ये कहना है कि इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट हैं। जो शुरुआत जब हम लोगों ने की थी तो हम लोग शायद 18-20 सीट दे रहे थे इंडिया गठबंधन को, वो कह रहे हैं कि इस बार 18-20 सीट अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन की आ जाए तो इसको गनीमत मानिएगा। मैं ये जो 14 अगली बार जो 11 फेज 3 में 11 जगह जहां वोट पड़ रहे हैं उसके बारे में, फेज 2 में जो वोट पड़े हैं अभी कल जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में 8 जगह में, मैं इन दोनों का एक जो वोट पड़ गए और जो वोट पड़ने वाले हैं इस पे एक आपका जरा वक्तव्य ले लूं। और मोदी जी की गर्मी इस बार हुई नहीं तो गर्मी चढ़े, मतलब उतारने की बात नहीं है। मेरे साथी लोग कह रहे थे भाई गर्मी उतर गई, मैंने कहा जब गर्मी चढ़ी ही नहीं तो गर्मी उतरेगी कहां से। आपका ओवरऑल वक्तव्य कल के फेज और आने वाले फेज के लिए। अभी देखिए आनंद जी कि कल का जो हमारे यहाँ पे सेकंड टर्म के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हुआ है तो उसमें से विदर्भ की जो थी वो करीब करीब 5 सीट है। उसके अंदर वर्धा, अकोला जहां से मैं रहता हूँ, उसके बाद में बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम करके एक ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब अमरावती के अंदर बीजेपी की तरफ से वो नवनीत राणा बहुचर्चित एक खड़ी है, प्लस यवतमाल वाशिम के अंदर भी ये चर्चित रही है क्योंकि वो सीट इस समय पे बदली गई, राजेश्री पाटिल करके वहां से खड़ा कर दिया। बुल्ढाना में वही पुराना आदमी वहां खड़ा है, प्रताप जाधव। वर्धा के अंदर भी वही रामदास तड़प पुराना आदमी बीजेपी का खड़ा है। और अकोला से जो इसके पहले के जो सांसद थे संजय जी धोत्रे, उनका लड़का खड़ा है उस समय, क्योंकि संजय जी धोत्रे की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो हिसाब से सारी बातें हुई है। और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है ये सारे के सारे नए चेहरे, एक बात ध्यान में रखिए इसके अंदर। तो एक महाविकास आघाड़ी की तरफ से वो तड़स के सामने अमर काळे है, धोत्रे के सामने डॉक्टर अभय पाटिल है, जाधव के सामने नरेंद्र खेडेकर है बुल्ढाना से, और यवतमाल वाशिम से जो है वो संजय देशमुख है। अमरावती में नवनीत राणा के सामने वहां पे भी बलवंत वानखड़े, हालांकि ये नया चेहरा है, पहली बार सांसद का इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन वो एक विधायक भी है और अच्छे विधायक है और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए और दलित समाज के हैं, क्योंकि वो जो अमरावती की सीट है वैसी भी वो रिजर्व सीट है। तो भी ऐसे इसके अंदर, लेकिन अब जब मैंने पूरा जो देखा है कल के चरण में तो उसके अंदर 3 जो सीटें हिंगोली, परभनी, नांदेड़, तो ये सारी की सारी मराठवाड़ा करके हमारा एरिया है उसके अंदर की है। मैं पहले विदर्भ से बात करूं, इसके पहले भी जो 5 सीट हमारे विदर्भ की हुई इलेक्शन हुए, तो वो 5 के अंदर का तो मैंने इसके पहले के इसके अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से ये हुआ। वहां पे जो रामटेक के अंदर भी जो सीट है वो भी बीजेपी खो रही है। नागपुर के अंदर नितिन गडकरी, विकास ठाकरे का मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा पेच है और जितनी मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन सारे लोगों के दिल में ये शंका है कि अगर कोई जीता भी तो 5-10 हजार के ऊपर, इवन नितिन गडकरी भी जीते तो हम नहीं समझते कि 25,000 के ऊपर वोटों से कोई आदमी जीत सकता है। भंडारा गोंदिया की जो सीट है वहां पे भी सारे के सारे नए लोग खड़े हैं। चंद्रपुर में तो सुधीर मुनगट्टीवार हमारे स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर है वो खड़े हैं, और उनके सामने जो है वो प्रतिभा धानोरकर जो वहां की एमएलए है, और इसके पहले जो सांसद थे उसकी मिसेस है, क्योंकि उसके मृत्यु के बाद में वो सीट खाली हुई थी। तो ये ऐसी सारी बातें हैं। गढ़चिरौली के अंदर अशोक नेते करके ये भी नया आदमी है, और नामदेव किरसन ये भी नया आदमी है। तो कुल मिला के जो 10 सीटें हमारी विदर्भ की है, तो इसमें अभी सारी की सारी सीटें धोखे में ऐसी है कि मैं आपको बताना चाहूंगा 2 इंसिडेंसेस। मैं हालांकि बहुत ग्राउंड रियलिटी में काम करता हूँ, काफी घूमता भी हूँ, तो और खुद जान के ही फिर उसके अंदर कुछ बोलना उचित समझता हूँ, नहीं तो कई सुनी बातों में वो बात में जोर नहीं आता है। मैं वर्धा कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, वहां हिंगन घाट करके एक एरिया है, वहां पे जो महायुति का जो आदमी खड़ा है, क्या नाम है, महायुति का जो आदमी खड़ा है हिंगन घाट का, वर्धा में अमर काळे करके आदमी है वो। उसके अंदर उस दिन मैं गया था, सभा के अंदर शरद पवार जी थे, उद्धव ठाकरे भी आए थे, और उसके बाद में ये आए थे अपना संजय सिंह, आपके दिल्ली वाले, आम आदमी पार्टी वाले। हाँ, तो ये वहां पे मैं क्या देखा कि वहां का जो ग्राउंड था
वो हालांकि 25-30 हजार लोगों की कैपेसिटी का ग्राउंड था, लेकिन उसके अंदर इतना खचाखच भरा था, वो इधर उधर लोग खड़े थे कहाँ पे। उसके बाद में आखिरी शरद पवार साहब ने जब देखा कि रास्ता जाम हो गया, रास्ते पे लोग खड़े हैं, बिल्डिंगों पे खड़े हैं, इधर उधर जगह नहीं थी, तो फिर आखिरी पवार साहब ने बोला कि ये सामने का जो सिक्योरिटी वाला डी का जो सेक्शन है वो खोलने लगा है उन्होंने। वहां पे आके 3-4 हजार लोग 2-3-4-5 मिनट के अंदर आके जाम हो गया, पैक हो गया वो। हालांकि ये सभा करीब करीब 3 घंटा लेट चालू हुई, लेकिन लोग बड़े उत्साह से बैठे हुए थे। और वो नेता बड़े आने के थे, तो जो लोग स्टेज पे खड़े थे उनको भी बोलने लगाया। जैसे जैसे वो बोलते थे, जैसा जैसा मोदी जी को कोसते थे, बीजेपी को बोल देते थे या किसी को बात, तो बड़े लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ये मैंने एक अनोखी बात उस समय पे देखी है। और इसी तरीके से मैं परसों गया था अपना यहाँ पे अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी में से परतवाड़ा करके एक जगह है वहां पे। वो हालांकि आदिवासी एरिया है, बड़ा नजदीक है वहां से, हमारा जो सातपुड़ा पर्वत है उसके नजदीक है वो कॉन्स्टिट्यूंसी। और वहां से जो इसके पहले के जो सांसद थी नवनीत राणा, उसके खिलाफ में वहां पे बलवंत वानखड़े आदमी खड़ा है कांग्रेस की तरफ से। वहां पे राहुल गांधी की सभा थी, वो सुबह 10 बजे का समय अनाउंस किया हुआ था। अब 10 की सभा एक 11 बजे 12 बजे, ठीक है, 2:30 बजे राहुल गांधी आए। उनकी कोई हेलीकॉप्टर में भी कुछ प्रॉब्लम थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, दिल्ली में भी कुछ ये था ऐसा पता लगा। तो 2:30 बजे वो आए, यानी करीब करीब 4.5 घंटा लेट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो जोश जुलूम जो हुजूम लोगों के अंदर देखने में मिला मुझे, भयंकर लोग, पूरा मैदान खचाखच भरा था। करीब करीब 1 लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिलीज किया गया है वो तो 4.5 लाख का है, जो भी मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ऐसी तो कोई बात थी नहीं। 1-1.5 लाख तो पब्लिक में समझ सकता हूँ, क्योंकि और लेकिन रास्ते जाम थे, अंदर लोग आ नहीं सक रहे थे, सारा ट्रैफिक जाम हो चुका था। हालांकि गांव के बाहर वो सभा रखी थी, तो उसके अंदर से ये जो बातें दिखी, और वो भी वैसी इतनी तमतमाती धूप के अंदर इतने लोग सारे बैठे हुए थे वहां पे, लेकिन एक भी आदमी हाला नहीं, गया भी नहीं वहां, ना चिल्ला रहे थे पानी नहीं है कुछ नहीं वगैरह। और कोई आदमी को, करीब करीब 50 लोगों के हमारे टीम ने इंटरव्यू लिए, हमारे जो चैनल है डिजिटल का। तो सब लोगों ने यही बोला कि वो खुद आए हैं, उनको किसने लाया नहीं है। बाकी हालांकि वो नवनीत राणा के इसके अंदर सभा के अंदर तो एक हमारी टीम ने जब इंटरव्यू लिए, तो उस समय पे तो ये उन्होंने बोला कि भाई हमको 300 रुपए मिले, ये मिले। तो वो दूसरा आदमी बोल रहा था, अरे उसको तो 700 रुपए में ठेका लिया था, और 700 रुपए में से तुमको क्या सिर्फ 300 रुपए दिए क्या? इस तरीके से बातें हुई थी वहां पे। तो ये जो एक बदल देख रहा हूं मैं 2014 के अंदर, जिस तरीके से एक मोदी लहर थी, पूरे लोग बस मोदी 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 कर रहे थे, लेकिन इस बार मैंने देखा है यहाँ पे कि सारे लोग जो है वो पंजा पंजा और राहुल राहुल ऐसा ही चिल्ला रहे थे। मैंने जब पर्सनली जो कुछ मेरे रिपोर्टर्स है गांव खेड़े के अंदर, करीब करीब 25-30-40 रिपोर्टर से मैंने बात किया, तो सारे रिपोर्टर मुझे 100 बोल रहे थे कि भाऊ इस बार तो बोले वातावरण बड़ा बदल गया है, और सारे लोग पंजा पंजाई करे का, और बड़े लोग नाराज है, बोले इस बार बीजेपी के वो कोई करते नहीं है। तो एकंदरित ये इस तरीके से सारा रिपोर्टिंग है, इससे ऐसा लग रहा है कि हवा बदल चुकी है, पूरा रूप बदल चुका है इस तरीके से। और इससे मुझे तो डर लगता है कि हमारे विदर्भ के अंदर जो 10 सीटें हैं उसमें से अगर आई तो सिर्फ नितिन गडकरी की एक सीट आ सकती है। बाकी तो सीटों के बारे में हम आज ही बोलते हैं कि बिल्कुल गई है, क्योंकि हमारा अखबार जो है वो गांव खेड़े का अखबार है, और जो रिपोर्टर्स है वो भी काफी लोगों से जुड़े रहते हैं हमेशा। और हर रिपोर्टर ने मुझे रिपोर्ट किया है कि नहीं, बोले इस बार तो बोले गई, बोले बीजेपी। ये एकंदरित बात है। जी प्रकाश भाई, बस मैं चलते चलते बहुत छोटे छोटे आप लोगों के वक्तव्य, मैं एक थोड़ा चुनाव से हटके, अब आपको लगता है कि मोदी जी को अब लगता होगा कि लंबा चुनाव खींचना एक उनकी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक थी? नंबर एक। नंबर दो, एक चीज मैं अपनी बात कह दूं, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने को इवॉल्व किया है भारत जोड़ो यात्रा से, मुझे लगता है कि हम लोग उम्र के जिस जिस ठहराव पे खड़े हैं, एक बात निश्चिंतता है कि देश के लिए कोई ना कोई तो ऐसा है जो देश के लिए लड़ेगा। वो आज जीते हारे 2 सीटें 200 सीटें, लेकिन राहुल गांधी के बारे में भाई मैं सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सीट आए ना आए, कांग्रेस की सरकार बने ना बने, लेकिन कम से कम बहुत दिनों बाद एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो वंचित वर्ग की
उस वर्ग की जिसकी कोई आवाज नहीं बनता, आवाज तो बन गए हैं। मैं थोड़ा मोदी जी पे और राहुल गांधी पे एक छोटी छोटी टिप्पणी आपकी लूंगा, प्रकाश पोहरे साहब। देखिए आनंद साहब, ऐसा है कि जिस तरीके से इन्होंने चुनाव को लंबा खींचा, इसके पीछे, इसके पहले का आप याद रखिए कि इसके पहले के चुनाव इन्होंने कैसे किए थे और किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग किया था। लेकिन ये चुनाव जो है, ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से चुनाव का प्लानिंग करके लगाया है। इतना 7 चरणों में चुनाव, और महाराष्ट्र के अंदर 5 चरणों में चुनाव, हालांकि जरूरत ही नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 चरणों में हमारे महाराष्ट्र में चुनाव हो सकता था। लेकिन इन्होंने ये सारा करने के पीछे तो डेफिनेटली ये तो बात है पक्की कि इनको समय मिलना चाहिए, प्रचार प्रसार के लिए समय मिलना चाहिए, उम्मीदवार जो है उनके चयन के लिए समय मिलना चाहिए, राजनीति खेलने के लिए समय मिलना चाहिए। ये तो इन्होंने किया है। इस बार कोई चीज के अंदर बीजेपी ने, दे हैव नॉट केप्ट एनी स्टोन अनअल्टर्ड, ये बात पहले समझिए। यानी इनको जैसा चाहिए था वो हिसाब से इनको लगा कि ये आदमी काम का है, तो वो आदमी को तोड़ते चले गए। पहले शिंदे को तोड़ा, बाद में उनको लगा कि नहीं अजीत पवार भी चाहिए, अजीत पवार को तोड़ा। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं ये अपना क्या बोलते उसको, अजीत ये है अपना अशोक चौहान, उसको तोड़ लिया। तो इस तरीके से उनको, और सबसे आखिरी में इनकी हास्यास्पद बात ये रही कि राज ठाकरे को क्या संबंध निकला। जो राज ठाकरे ने इनको जी भर के गालियां दी है पिछले इलेक्शन के अंदर, उसको भी लिया। उसके पीछे कोई वोटिंग नहीं है, 1% भी वोट नहीं है उसके। लेकिन ये सारी बातें वही है, उसको हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये इतने बुरी तरीके से डरे हुए हैं कि इनको लगा कि भाई ये करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, इससे हो जाएगा। जैसा एक आधा आदमी बहुत ज्यादा बीमार गिरता है, फिर वो ये एक वैद्य, दूसरा वैद्य, तीसरा डॉक्टर, चौथा ये, फिर कोई बोलता है कि नहीं झाड़ फूक करके काम होगा, वो झाड़ फूक वाले के पास में चले जाता। इस तरीके से इन्होंने ये सारी बातें करी है। दूसरी बात, आपने राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की है, मैं एक बताता हूं कि देखिए, जो जिसकी कायनात मिटाने के लिए इन्होंने पिछले 10 साल से एक ये चलाया, पप्पू है वगैरह, किस तरीके से वीडियो तोड़ मड़ोड़ करके वो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो वाला, तो आपको मालूम है कितना तोड़ फोड़ के वीडियो बनाया। हालांकि वो मोदी ने बोली हुई बात थी, लेकिन वो उसकी नकल राहुल गांधी कर रहे थे। तो वो वीडियो बना के फिर लोगों को बताया देखो कितना बेवकूफ है, कितना पप्पू है ये। लेकिन आज ये दिखता है कि इन्होंने पप्पू यानी बेवकूफ, ये आम जनता को, आपको मेरे को बनाया है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा की, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की, उसके कारण उनको ये पूरा इंडिया समझ में आया। ये बात हमने पहले देखना चाहिए कि राहुल गांधी के तरफ ऊपर जो जो संकट आए, जो छोटा था तब उसकी दादी गुजर गई, उसके बाद में वो क्या बोलते उसको, उसकी क्या बोलते फादर गुजर गए उसके, और उसके बाद में उसको तो इंडिया के कोई स्कूल के अंदर ना पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि जो स्कूल में एडमिशन लेते थे उस स्कूल में से बाकी के पेरेंट्स अपने बच्चे निकाल लेते थे। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये आदमी ने शिक्षा ली, फॉरेन गया, इंडिया समझने का मौका नहीं मिला था, ये हमने पहले मानना चाहिए। बाद में अभी ये इसके अंदर जो भी मैं समझता हूँ कि इसको ये अपने ये क्या नाम, अपने आप पार्टी में पहले काम करते थे यादव जी, जो अभी उनके ये भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक रहे, योगेंद्र जी। हाँ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि योगेंद्र यादव एक जमीनी स्तर से जुड़े हुआ आदमी है और बड़ा मैच्योर्ड आदमी है। तो उनके इसके अंदर से ये सारी बातें हुई है, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर योगेंद्र यादव का भी बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से वो कोई भी चैनल में आएंगे, ग्राउंड रियलिटी को लेके वो बात करते, कोई राजनीति नहीं करके वो बात नहीं करते हैं। तो क्या है कि इससे जो उसकी छवि बनी है, पूरे तबकों में गया, कोई कारपेंटर्स के यहाँ गया, मोटरसाइकिल बनाने वाले के पास में गया, कोई बढ़ई के पास में गया, सब तरफ लोगों को मिला, समझा। तो ये एक बहुत कम पीरियड भला ही उसको मिला, लेकिन उसने ये समझा कि इंडिया की एक्चुअली नीड क्या है और एक्चुअली इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है। तो उसके कारण जिस तरीके से ये सारा प्रोजेक्ट किया गया, ये हालांकि देखिए कांग्रेस के अंदर तो हमेशा ये किया गया है कि ये किचन कैबिनेट, यानी इंदिरा गांधी के समय पे भी जिस तरीके से चला, कोई 2 4 5 10 ही लोग चलाते थे। अभी भी देखो तो कांग्रेस कमेटी के अंदर उसी तरीके से है। और जिस तरीके से राहुल गांधी को बदनाम किया गया, वो एक बार उन्होंने कोई जाके, वो मनमोहन सिंह ने कोई विधेयक पास किया था, राहुल गांधी ने उल्टा फाड़ के फेंक दिया था। हालांकि ये बता ही नहीं है लोगों को, बताया नहीं गया उस समय भी ये कौन सा विधेयक फाड़ा था। वो यही विधेयक था
कि अगर कोई एमएलए या सॉरी ये नहीं मिनिस्टर या कोई अगर घपला करता है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगी। ये इस तरीके से वो विधेयक था जो राहुल गांधी ने देखने के बाद में फाड़ के फेंक दिया। हालांकि उसके ऊपर तो उसकी कितनी तो भी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ है कि इनको मालूम है बीजेपी वालों को, देखिए पिछले 10 साल से इनके सामने एक ही आदमी टारगेट था, दैट वाज नथिंग बट राहुल गांधी। लेकिन आज ये दिख गया है, मैं जब उसके जिसका जिक्र धनंजय ने भी किया है, जिस तरीके से उसने लेक्चर किए, मैंने खुद राहुल गांधी के व्यक्तिगत ये भी सुने, एकदम जमीन से जुड़े हुआ आदमी है, कोई फालतू ज्यादा का तामझाम नहीं है, सिंपल कपड़े में रहता है बेचारा, कुत्ते उत्ते वो साथ में लेके चलता है और वो पूरा मॉडर्न तरीके से काम करता है और वो भाषण देते वक्त कोई कागज वगज का टुकड़ा नहीं रहता है। तो ही इज नाउ द रियल थ्रेट फॉर बीजेपी, ये हमको समझना चाहिए और बीजेपी को ये समझ में आ गया है करके ये बहुत बुरी तरीके से डरे हैं। और इंडिया आघाड़ी जो बनी है तो उसके कारण तो आपको पता ही है कि इनका तो जैसे इंडिया आघाड़ी बनी, इनके तो पाव के नीचे की जमीन खिसक गई थी और इनकी सारी बीजेपी की जो है सारी कायनात लगी हुई है कि इनमें कैसा फूट डाले और राज करे अपना।